Good morning, students. In our last class, we have seen that there were two types of reproduction. Reproduction takes place by two modes, that is the asexual reproduction and the sexual reproduction, right? In asexual reproduction, we have already seen that only one parent is involved in asexual reproduction, and and while we are talking about the sexual reproduction, then two parents are involved in that process. First one is the male and the female. So जब दो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट? So, sexual reproduction in flowering plants. Right now, we are discussing that how does the reproduction takes place in case of plants. Okay, plants में reproduction की process कैसे होती है? That thing we are looking here. Okay, the reproductive parts of angiosperms are located in the flower. आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट? सो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो कहाँ एंजियोस्पर्म में लोकेटेड होते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. आपने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ा होगा. जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल, ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल. स्टेमन और कार्पल उन फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिनमें कि जर्म सेल प्रेजेंट होता है, राइट? व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी पेटल्स एंड सेपल्स सर्व. पेटल्स और सेपल्स का क्या काम हो सकता है किसी फ्लावर में? पेटल का मतलब होता है ये पत्तियाँ. किसी भी फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं हम पेटल्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सेपल. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये सेपल होता है. दिस इज पेटल. स्टिग्मा इज दिस वन. ये जो स्टिक जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल. ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द ओवरी. और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सब जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. और एंथर और फिलामेंट, जिसको हम कंबाइन में स्टेमन भी बोलते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर और फिलामेंट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो नाउ वी हैव टू सी दैट पेटल्स और सेपल्स का क्या काम हो सकता है रिप्रोडक्शन में. सो समझते हैं. द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, papaya, watermelon, when it contains either stamen or carpel, or bisexual, hibiscus, mustard. सो कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है. यूनिसेक्सुअल का मतलब उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हों, या तो मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, राइट? और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर हिबिस्कस एंड मस्टर्ड इज गिवन टू अस व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पल. तो जब किसी प्लांट में स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होता है तो दैट plant is called as bisexual plant. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. जो stamen होता है वो male reproductive part होता है, as I have just shown you in the diagram. That stamen is the male reproductive part of the flower. और ये छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं वो बनाता है और उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स. और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये येलो कलर के होते हैं. You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of the
फ्लावर, अगर हम उस फ्लावर को टच करते हैं तो हमारे हाथ में छोटे छोटे से दाने लग जाते हैं येलो कलर के, राइट। बेसिकली दैट येलो कलर के छोटे छोटे दाने आर द पोलन ग्रेन्स। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। कार्पल जो है वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। Carpel is present in the center of the flower and is the female reproductive part. It is made of three parts. इसमें ये तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, जो निचला हिस्सा होता है जो कि स्वॉलन होता है उसको बोला जाता है ओवरी। उसके बाद ये जो स्टिक जैसा आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द स्टाइल, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा। सो जो कार्पल है वो बेसिकली तीन पार्ट्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसमें से बॉटम मोस्ट वाला पार्ट ओवरी होती है, मिडिल वाला पार्ट जो है वो स्टाइल होती है, और जो टर्मिनल पॉइंट होता है मतलब जो एंड पॉइंट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा स्टिकी होता है मतलब चिपचिपा सा होता है, उसको बोला जाता है स्टिग्मा। ओके, द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज़ एन एग सेल। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और हर एक ओव्यूल में एग सेल प्रेजेंट होता है। The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule. जो मेल जर्म सेल्स होते हैं pollen grains जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, वो जर्म सेल्स जब फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होते हैं, फीमेल गैमेट के साथ मिक्स होते हैं जो कि ओव्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि pollen grains मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं, उनके साथ वो pollen grains फ्यूज़ होते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो हमको क्या मिलता है, जाइगोट, विच इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जाइगोट ही बड़ा होकर क्या बनता है, एक नया प्लांट बन जाता है, राइट। Thus, the pollen grains are transferred from the stamen to the stigma. And as we have just discussed कि जो pollen grains हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाते हैं और वहाँ पर वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेते हैं, और ये जाइगोट ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है इसकी और ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Thus, the pollen grains to be transferred from the stamen to the stigma. और इसीलिए जो pollen grains हैं उनका ट्रांसफ़र होता है स्टेमन से स्टिग्मा में। In this transfer of pollen occurs in the same flower. It is referred to as self pollination. अगर किसी एक ही फ्लावर के pollen grains स्टेमन से निकलकर स्टिग्मा में जा रहे हैं तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, और जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय द एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से या एनिमल्स की हेल्प से, राइट। हो सकता है हवा में उड़कर वो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले जाएं, वाटर की हेल्प से चले जाएं, या किसी इंसेक्ट के थ्रू या किसी दूसरे एनिमल के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो।
After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. अगर एक बार ये pollen grains स्टिग्मा में चले गए तो स्टिग्मा से ये उस फ्लावर की ओवरी तक चले जाते हैं, राइट, एज वी हैव सीन इन दिस डायग्राम. यहाँ पर अगर कोई पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आ गया तो स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, उस प्लांट की ओवरी में, राइट. तो पॉलन ग्रेन्स इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी कैन सी, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ गए, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ये कहाँ तक चले जाएंगे, ओवरी तक. For this, a tube grows out of the pollen grains and travel through the style to reach the ovary. और ये जो pollen grains हैं वो स्टाइल स्टिग्मा से ओवरी तक किसके थ्रू जाते हैं, स्टाइल के थ्रू. एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे होते हुए ये pollen grains स्टिग्मा से स्टाइल ओवरी तक जाते हैं. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. जब पॉलन ग्रेन्स ओवरी में चले जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इसके बाद क्या होता है, द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. और ये जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और ये जाइगोट बड़ा होकर क्या बना लेता है, एम्ब्रियो. सो इस तरीके से एक जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बड़ा होकर एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड. जो ओव्यूल है उसके आसपास एक टफ कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है और धीरे धीरे वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाती है. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट. और जो ओवरी है वो तेज़ी से बढ़ती है और उसके बाद एक फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाती है. मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ. देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि किसी हवा के कारण या पानी के कारण या किसी और फैक्टर के कारण किसी प्लांट के पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, इनमें से कुछ भी गिर जाए, टूट जाए फ्लावर से या प्लांट से अलग हो जाए. सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि फ्लावर का कोई पार्ट फ्रूट के अंदर हो? Try and work out the advantages of seed formation for the plants. The seed contain the future plant or embryo which develops into the seedling under the appropriate conditions. हमने देखा है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं, राइट, और ये बीज ही जो होते हैं जब हम इसको सॉइल में सो करते हैं तो वहाँ से हमको नया प्लांट मिलता है, राइट. So these seeds are the basics for the another plant to grow. इसका मतलब हर एक फ्रूट के अंदर दूसरे कई फ्रूट्स को ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ सीड. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन. नाउ वी हैव सीन द रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. हमने देख लिया कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनमें कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सिमिलरली नाउ वी हैव टू सी दैट ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अभी तक हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं. उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखे. उसके अलावा एसेक्सुअल में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो होती है. Let us now look at the species that we are most interested in.
अब हम उन स्पीशीज़ के बारे में समझें, उन स्पीशीज़ को देखें, नेमली द ह्यूमन। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर हम जानना चाहते हैं तो इट्स अबाउट आवर सेल्फ ओनली, राइट, कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। ह्यूमंस यूज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। उनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर, दैट इज़ द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर नाउ। लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. हमको पता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी जो है वो चेंज होती जाती है। अवर हाइट इंक्रीजेज, हमारी हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम क्लास सेकेंड टू क्लास टेंथ। आप क्लास सेकेंड में थे और अब आप क्लास टेंथ में हो तो आपकी हाइट ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है टाइम के साथ साथ। एंड सो डज़ अवर वेट, और हमारा वेट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है टाइम के साथ साथ। वी एक्वायर टिथ, हम छोटे रहते हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारे टिथ आने लग जाते हैं। वी इवन लॉस द ओल्ड, और हमारे दांत जो हैं वो टूट कर गिरते भी हैं बड़े होने के साथ साथ, जिनको हम मिल्क टिथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, राइट। एंड एक्वायर न्यू वंस, और वो टूट कर हमारे नए दांत भी आते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये सारे चेंजेस होते हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारी ग्रोथ का एक पार्ट है, राइट। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्ज, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी बड़ी होती है, लार्ज होती है इन टर्म्स ऑफ हाइट एज वेल एज वेट। But in early teenage years, the whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. लेकिन टीनेज की जब हम बात करें, जो एज होती है 13 से 19 के बीच में, है ना, उनके लास्ट में टीन आ रहा है, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज द टीन एजर्स। तो जो टीन एज होती है उसमें उस एज में हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं बॉडी ग्रोथ की टर्म्स में, राइट। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़ हैं, उनके फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, मुस्टैचियोस, और बियर्ड मुस्टैचियोस आने लग जाते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं इन दिस टीनेज। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, जिसके कारण हमारी बॉडी का अपीयरेंस जो है वो भी कम्प्लीटली चेंज होने लग जाता है। Proportions change, new features appears and so do new sensations. हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, नए फीचर्स आने लग जाते हैं, हमारे सेंसेशंस जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। Some of these changes are common to both boys and girls. कुछ चेंजेस जो हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as the armpits and the genital area between the thighs. हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं न्यू हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं। अगर हम आर्मपिट्स की बात करें या इन आवर जेनिटल एरिया, थाई के बीच में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हेयर्स जो हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं इन दिस टीनेज, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, हमारे लेग्स पर और आर्म्स पर भी पतले पतले थिनर हेयर्स भी ग्रो करने लग जाते हैं टीनेज में। एज वेल एज ऑन द फेस, बॉयज़ के केस में फेस पर भी हेयर्स आने लग जाते हैं मुस्टैचियोज और बियर्ड के फॉर्म में। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स, हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और पिम्पल्स होने लग जाते हैं काफ़ी लोगों को। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज, और हम हमारी बॉडी के बारे में हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं एज वेल एज़ दूसरों की बॉडी में के बारे में भी हम कॉन्शियस
रहते हैं। तो इस तरीके से टीन एज में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम सिंपली बॉडी में चेंज हाइट में या वेट में चेंज होना नहीं बोलते हैं। वो जो चेंजेस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं हमारी हाइट बढ़ने या वेट बढ़ने से, राइट। ऑन द अदर हैंड there are also changes taking place that are different between boys and girls. So कुछ changes तो थे वो कॉमन थे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना आर्मपिट्स में या जेनिटल एरिया में, या लेग्स में हेयर ग्रोथ होना, और इस तरह के जो चेंजेस थे वो दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम थे। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में अलग अलग होते हैं, राइट। For example, in girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में टीन एज में जो ब्रेस्ट है उनका साइज लार्ज होने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, राइट। ऑल्सो जो निपल्स के कलर हैं वो डार्क होने लग जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू menstruate at the around this time. गर्ल्स में menstruation की process start हो जाती है। This you have already studied in the earlier classes, right? Menstruation cycle start हो जाती है। Boys begin to have new thick hair growth on the face. Boys में बॉयज़ के फेस पर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, मुस्टैचियोज, एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, और उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी हार्श होने लग जाती है, थोड़ी सी क्रैक होने लग जाती है। फर्दर द पेनिस ओकेशनली बिगिनस टू बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। जो पेनिस होता है वो बड़ा होने लग जाता है, इरेक्ट होने लग जाता है, आइदर इन द डे ड्रीम्स और एट नाइट, दिन और रात के समय, राइट। All of these changes take place slowly over a period of month and years. ये सारे changes जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत स्लोली होते हैं, कभी कभी कुछ महीनों में या कुछ सालों में, राइट। धीरे धीरे करके पूरी टीन एज में 13 से 19 के बीच में हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस जो हैं वो होते हैं। दे डो नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी में ये सारे चेंजेस एक साथ हों। किसी की बॉडी में चेंजेस जल्दी होते हैं, किसी की बॉडी में धीरे धीरे होते हैं। नॉट डू दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज। एक एग्जैक्ट एज पे नहीं बोल सकते हो आप कि ये चीज़ें होंगी। किसी की बॉडी में 13 में हो सकती हैं, किसी में 14, किसी में 15। इस तरीके से हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और उसमें जो चेंजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। In some people they happen early and quickly, while in others they can happen very slowly. कुछ लोगों में चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ में धीरे धीरे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर हार्मोन्स, राइट। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम complete quickly either. कोई भी चेंज जो है वो कम्प्लीटली पूरा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही पूरा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs first. जो थिक हेयर्स होते हैं बॉयज़ के फेस पर, हमारी अगर मुस्टैचियोज या बियर्ड आना स्टार्ट होती है तो वो पहले धीरे कुछ हिस्से में आती है, फिर धीरे 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 करके वो जो हेयर की ग्रोथ है वो बढ़ती है। ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम से जो हेयर है उनकी ग्रोथ हमारे फेस पे होने लग जाती है, तो धीरे धीरे करके हेयर की ग्रोथ जो है वो होती है। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिनस टू बिकम अ यूनिफॉर्म, और धीरे धीरे करके जो हेयर ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी होती है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज और फिंगर्स। और ये जो चेंजेस हैं वो भी हर किसी की बॉडी में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी नोज़ का शेप साइज़ अलग है, फिंगर्स का शेप साइज़ अलग है, वैसे ही हेयर ग्रोथ का भी तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है बिटवीन टू पर्सन। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ। हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसके अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, और साइज़ एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस अलग अलग
लोगों का ब्रेस्ट का साइज़ या पेनिस का साइज़ अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी का सेम हो। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। और ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमको क्या बताते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही है। मतलब एक ऐसी एज जब आप सेक्सुअल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए केपेबल हो जाते हो, जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए रेडी होती है, केपेबल होती है, तो उस एज को बोला जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, right? So when our body get matured enough to carry out the process of reproduction, then that age is called as the sexual maturation एज। और ये सारे जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ये हमको बताते हैं कि अब हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्दर पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।